तो लाइट एनर्जी के जो क्वांटाज होंगे या फिर डिस्क्रीट पैकेट्स होंगे या वेव पैकेट्स होंगे उनको क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। तो जो एनर्जी हमारे पास आती है किसी भी लाइट सोर्स से तो वो फोटॉन्स की फॉर्म में आती है या फिर पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आती है ना। जैसे मान लो आपको एक बोतल से पानी भरना है ग्लास में, ठीक है, तो कैसे भरोगे, अगर आप बोतल ऐसे पानी भर रहे हो ग्लास में तो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है वो पानी, ठीक है। तो इस तरीके का अगर ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का या मास का तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ट्रांसफर, राइट। और अगर मान लो डिस्क्रीट ट्रांसफर है या पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, तो मान लो जैसे शिखा को चॉकलेट देनी है, ठीक है, बहुत सारी चॉकलेट है मेरे पास और वो मुझे शिखा को देनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक चॉकलेट उठाई मैंने फेंक दी, इन्होंने कैच कर ली, ठीक है, तो एक एक एनर्जी पैकेट चला गया, यानी एक चॉकलेट का पैकेट ट्रांसफर हो गया। दूसरा फेंका तो दूसरा कैच कर लिया, तीसरा फेंका तीसरा। ठीक इसी तरीके से सूरज से जो रोशनी आती है, किसी भी लाइट सोर्स से जो हमारे पास एनर्जी आती है, वो ऐसे ही आती है पैकेट्स के फॉर्म में, यानी कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में। अभी शिखा ने बताया था कि डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट या फिर पैकेट्स या फिर क्वांटाज या फिर फोटॉन्स, सभी सेम बात है। क्वांटाज या फिर डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी ऑफ अ लाइट एनर्जी आर कॉल्ड एज फोटॉन्स। तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद फोटॉन्स हैव डेफिनेट एनर्जी एंड मोमेंटम। तो कोई फोटोन है ना, उसके पास एक फिक्स एनर्जी रहेगी और एक फिक्स मोमेंटम रहेगा, तो ये प्रॉपर्टी है फोटॉन्स की। इसके अलावा एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज एच सी बाई लैम्डा, और इसी को एच न्यू लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा या फिर एच न्यू। एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालोगे, एच सी बाई लैम्डा। यहाँ पर एच क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और सी क्या है, स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ द लाइट सोर्स, है ना, जिसके भी फोटोन की आप एनर्जी निकाल रहे हो तो वो लाइट सोर्स का वेवलेंथ है, ठीक है। मोमेंटम ऑफ फोटोन निकालना है तो वो क्या आएगा, ई बाय सी, एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड, या फिर एच बाय लैम्डा। तो P इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, ये फॉर्मूला भी एक होगा आपका। तो ये फॉर्मूला आपको अभी तक पता होंगे, बहुत बार आपने यूज भी कर लिए होंगे। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। जो रेस्ट मास है फोटोन का वो जीरो होगा। देखो फोटोन के पास कुछ मोमेंटम है, बट वो मोमेंटम कब रहेगा, तब मूव कर रहा है खाली, और अगर रेस्ट पे आ गया फोटोन तो उसका मास क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो। ठीक है। एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन आर ऑलवेज कंजर्व्ड। एनर्जी और मोमेंटम हमेशा फोटोन के क्या रहेंगे, कंजर्व्ड, ठीक है। चलिए, अब जो एमिशन था, मैंने अभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बताया आपको, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एमिशन तीन अलग अलग तरीके से हो सकता है। सबसे पहला थर्मियोनिक एमिशन, यानी कि विद द हेल्प ऑफ हीट, अगर सरफेस को हीट कर दिया जाए तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर सरफेस को छोड़कर जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थर्मियोनिक एमिशन। फील्ड एमिशन क्या होगा कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में क्या होगा, वो भी सरफेस को छोड़ के जा सकता है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज emission of electron but with the help of electric field, external strong electric field। तो ये क्या आएगा, फील्ड एमिशन। और थर्ड वन तो पढ़ा ही था कि फोटोनिक एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी, तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट गिरेगी किसी मेटल सरफेस पे तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उसको क्या कहेंगे, फोटो एमिशन, ठीक। अभी आपको रिवीजन करा रहा हूँ फटाफट, ताकि आप इसको एज ए नोट यूज कर सको और याद रह जाए आपको, बाकी आप बाद में उसके क्वेश्चन करेंगे डी ब्रोइस वेवलेंथ के, ठीक है। अब देखो, जो एमिशन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो था, फोटो एमिशन, उसमें क्या ऑब्जर्व किया गया, आइंस्टीन ने ऑब्जर्वेशंस की। कुछ ऑब्जर्वेशन ये थी कि द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन है वो कब होगा, व्हेन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द मिनिमम वैल्यू। तो जो लाइट गिरेगी उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी और वो फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड बी ग्रेटर देन अ सर्टेन मिनिमम वैल्यू, तभी आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। और ये जो मिनिमम वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द एमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स तभी एमिट होंगे जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, या फिर इसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को दूसरा नाम भी बोलते हैं। क्या नाम है उसका बेटा, दूसरा नाम क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। कट फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तभी आपका एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है।
फोटो करंट वाज ऑब्जर्व्ड ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फोटो करंट तो तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे होगा और तभी आपका फोटो करंट ऑब्जर्व होगा। देर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी ऑब्जर्वेशन आया था। कहाँ पे है ये कौन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो नो टाइम लैग, जैसे ही फोटोन गिरेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, कोई भी टाइम लैग इनके बीच में नहीं होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन ये क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी लेके आएगा इलेक्ट्रॉन, जो फोटोन है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो ई एनर्जी लेके आया फोटोन, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी रिक्वायर्ड थी टू एमिट द इलेक्ट्रॉन, और बची हुई एनर्जी कहाँ चली गई, टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से निकलेगा अगर ये ई की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर ये वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, तो ई अगर वर्क फंक्शन के बराबर हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। मतलब वो एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड इज जस्ट इनफ, जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज जस्ट इनफ टू ब्रेक फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल से बस जस्ट उसको फ्री करा पाएगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं दे पाएगा। ठीक है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंड उसी थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब इसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अगर वेवलेंथ के टर्म्स में बात करें तो मैक्सिमम हो जाएगा कि एक मैक्सिमम वेवलेंथ से ऊपर अगर वेवलेंथ होगी तो आप एमिट नहीं करा पाओगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन अबव विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल, दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इन दोनों का फॉर्मूला हम निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। ये आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एच न्यू माइनस फाइव। जो इंसिडेंट फोटोन था उसकी एनर्जी एच न्यू के बराबर, एच सी बाई लैम्डा या फिर एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, इसको एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव किया और इसको 0 रख दिया। कब, व्हेन देयर इज अ थ्रेशोल्ड की बात करें, थ्रेशोल्ड का मतलब कि दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन, तो 0 रख देंगे। तो यहाँ से आपको लैम्डा नोट यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मिलेगा एच सी बाई फाइव। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, फाइव इज वर्क फंक्शन। तो जो वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वर्क फंक्शन पे। इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन वर्क फंक्शन, क्योंकि एच और सी तो दोनों क्या हैं, कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट है और फाई क्या है, फाई इज द ओनली वेरिएबल जो कि मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो हर एक अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इंडिविजुअल मटेरियल के लिए होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो लैम्डा नॉट जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो क्या होगी, एच सी बाई फाइव, और सिमिलरली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फाइव बाई एच। ठीक है, तो वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, ये और ऊपर था कौन सा, ये वाला, और बाकी आपको टिक करा दिए थे ये रहे, एक दो फॉर्मूला ये। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, ये हो गया। इसके बाद ना आपको यहाँ पे प्लॉट दे रखे हैं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में। तो फ्रीक्वेंसी की एक लिमिटिंग कंडीशन होती है, ये आपकी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी यानी इससे राइट साइड में देखोगे तभी आपका एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी है उसके पास कुछ, तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रीजन में हो रहा है खाली। अगर इससे कम एनर्जी होगी तो क्या होगा, यहाँ पे एमिशन नहीं होगा, यहाँ पर एमिशन नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहे थ्रेशोल्ड वैल्यू से लेफ्ट में। जो ये वर्क फंक्शन है एच न्यू नॉट, एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यही होता है क्या, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को अगर बात करें तो वर्क फंक्शन इज बाइंडिंग एनर्जी, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन अपने एटम के अंदर बंधा हुआ है ना, जिस एनर्जी से वो बंधा हुआ है उतनी एनर्जी अगर आप बाहर से दे दोगे तो यू कैन ब्रेक फ्री द इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को आप उसके एटम से निकाल सकते हो। तो दिस इज वर्क फंक्शन, और यही क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। मिनिमम इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंट लाइट, ताकि आप एमिट करा सको इलेक्ट्रॉन। तो वो कब होगा, दैट इज ओनली पॉसिबल इफ द इंसिडेंट लाइट इज having a certain value of frequency and that frequency is called as threshold frequency। यानी कि ये रहा देखो, ये न्यू नॉट ही है इधर। ठीक है, तो न्यू नॉट के बराबर अगर हो गया तो इलेक्ट्रॉन फ्री तो हो गया, बट उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है देख लो, इस न्यू नोट के करस्पॉन्डिंग अगर वाई एक्सिस पे देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। न्यू नोट से जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी देते जाओगे तो उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की। सही बात है,
यस सर। ठीक है, और अगर इसी को एक्सप्रेस किया जाए लैम्डा के फॉर्म्स में, तो 1/λ के टर्म में इसको एक्सप्रेस कर दो, तो फिर फाई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नोट होता है। तो दिस इज 1/λ0। तो ये क्या होगा, यहाँ भी आपको दिखेगा कि जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे 1/λ की वैल्यू घट रही है। यानी कि जैसे जैसे लैम्डा को घटाते जाओगे, लैम्डा डिक्रीज करता जाएगा, वैसे वैसे आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये सेम ग्राफ आएंगे, तो इसलिए लीनियर प्लॉट के लिए 1/λ जनरली प्लॉट किया जाता है। तो इसलिए आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन लिख रहा है, अदरवाइज क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ये कुछ थ्योरी दी हुई है, तीन प्रॉब्लम आती है। वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती तीन चीजों को। एक तो इंटेंसिटी प्रॉब्लम की, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़े तो क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। बट काइनेटिक एनर्जी किसके हिसाब से बढ़ रही है, इंटेंसिटी के हिसाब से कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। तो वेव थ्योरी से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो किससे, फिर पार्टिकल नेचर लगा कि यार पार्टिकल नेचर भी होता है वेव का। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम बोलते हैं जो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आपका हर एक फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए था, है ना, लेकिन होता किस पे है, फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सभी फ्रीक्वेंसीज पे होगा बट दैट शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ भी वेव थ्योरी फेल हो गई, फिर से पार्टिकल की तरफ जाना पड़ा। फोटो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज मोर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो इसलिए ये वेव थ्योरी इधर फेल हुई। थर्ड प्रॉब्लम क्या आई कि टाइम डिले प्रॉब्लम। अगर वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग होता तो लाइट क्या होती, चारों तरफ स्कैटर्ड होती, और स्कैटर होती तो जैसे मान लो लाइट एनर्जी आपको ऊपर से आ रही है ये किसी भी सोर्स से, तो क्या होगा, लाइट स्कैटर होगी तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉन है सबके बीच में डिवाइड होती जाएगी एनर्जी। यस सर। धीरे धीरे जैसे सनलाइट गिरती है, आप अगर आप कोई टेबल लेके बाहर चले गए, कोई आपका लैप ऑब्जेक्ट था, मान लो लैपटॉप था, आपने उसमें रख दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे पूरा सरफेस गर्म होगा, लेकिन टाइम लेगा ना गर्म होने के लिए। यस सर। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इस सरफेस के अंदर, तो एनर्जी इनको मिलेगी मिलेगी, धीरे धीरे ये एनर्जी गेन करेंगे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, और फिर सफिशिएंट एनर्जी आने के बाद एमिट होंगे। यानी कि जब जैसे ही आपने लाइट सोर्स को ऑन किया, और इनके एमिशन में थोड़ा टाइम गैप होना चाहिए था अगर वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर पाती तो। क्यों, क्योंकि अगर टाइम गैप होता तो हम बोलते कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे गर्म हुए या उनके पास धीरे धीरे एनर्जी उन्होंने गेन की एंड देन दे आर एमिटेड। बट ऐसा नहीं होता, एमिशन और इसमें कितना टाइम गैप होता है, इंसिडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इंसिडेंस ऑफ फोटॉन्स और एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कितना गैप होता है, जीरो टाइम गैप। जैसे ही फोटोन गिरा वैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। देखो, all of the energy associated with the photon is absorbed by a free electron, hence emission is instantaneous। तो यहाँ भी वेव थ्योरी फेल हो गई। तो इसलिए अब फिर हमें पढ़ना पड़ा डुअल नेचर ऑफ वेव एंड पार्टिकल। पार्टिकल। पार्टिकल कभी कभी कैसे बिहेव करेगा, वेव के जैसे, और वेव कभी कभी पार्टिकल के जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, जो बताती है कि पार्टिकल नेचर कुछ कौन सा फिनोमिना पार्टिकल नेचर से समझ आएगा किसी ऑब्जेक्ट का, और कौन सा वेव नेचर से समझ आएगा। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और ये दोनों हम दोनों से पढ़ सकते हैं, पार्टिकल से भी और वेव से। इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ये केवल वेव नेचर से समझ में आएंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें केवल और केवल पार्टिकल नेचर से समझ आएगा। तो हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ रहे हैं, तो मैटर और रेडिएशन का इंटर जो है ना स्टडी, जैसे मैटर कभी कभी पार्टिकल के जैसे बिहेव करेगा और रेडिएशन कभी कभी मैटर के जैसे बिहेव करेगी, तो इनको समझने के लिए एक टेबल है ऐसे कि कौन सा फिनोमेना हमें कौन से नेचर से समझ आए। अब ये सब बातें होने के बाद आपको कुछ प्लॉट्स यहाँ पे दिए, खुद से पढ़ना, आप लोग पढ़ भी चुके हो आप, तो ये नोट्स की तरह काम करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, कि जब एमिशन होगा तो फोटो करंट कैसे वेरी करेगा, इंटेंसिटी कैसे वेरी करेंगी, ये रिवर्स पोटेंशियल क्या होता है, रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये सब आप यहाँ से प्लॉट देख लेना। इनका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी इधर लिखा हुआ है, तो ये आप लोग देख लेना। एक चीज होती है रेडिएशन प्रेशर, ये अलग कंसेप्ट है, यहाँ तक आपका फोटो इलेक्ट्रिक के नोट्स है। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर पढ़ा है आपने, रेडिएशन प्रेशर, नो सर।
देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी सर पढ़ाएंगे आपको। देखो रेडिएशन फॉलिंग परपेंडिकुलरली, कोई रेडिएशन ऐसे गिर रही है तो क्या होगा कि पार्टिकल के जैसे अगर इसको देखा जाए तो क्या होगा, ये दिस रेडिएशन विल इम्पार्ट सम मोमेंटम ऑन द सरफेस, जिस सरफेस पे गिर रही है तो कुछ मोमेंटम ट्रांसफर करेंगी और उसकी वजह से इस सरफेस पर कुछ फोर्स लगेगा और उस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कर दिया जाए तो क्या होगा, प्रेशर। प्रेशर। कुछ प्रेशर सा फील होगा इस सरफेस पे, तो दिस इज कॉल्ड एज रेडिएशन प्रेशर। ठीक है। अब देखो ये रेडिएशन प्रेशर होगा कितना, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत कम होती है अगर प्रैक्टिकली कैलकुलेट करो। बट फिर भी ना आप यूट्यूब पे जाके देखना कि लाइट की मूविंग एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लाइट ऐसे लिखना। ठीक है, तो आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे, शॉर्ट्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको दिखेगा कि किसी सरफेस पर केवल लाइट गिर रही है और उस लाइट की गिरने की वजह से थोड़ा थोड़ा मोशन आपको वहां नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज देखना, दैट इज ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर। बेसिक फिनोमिना है, सिंपल फॉर्मूलाज है, जब एक बार इंट्रोड्यूस करा के दो तीन क्वेश्चन सर करा देंगे आपको तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से ये एक पेज और ये दो दो में इसके फॉर्मूलाज हैं जो आप यूज कर सकते हो, तीन में सर। तो इन फॉर्मूलाज को बेसिक ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज है, कुछ नहीं है ज्यादा, तो इनको जब पढ़ना उसके बाद। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर जो हमारा डीब्रोइज वेवलेंथ है। तो डीब्रोइज वेवलेंथ को दूसरा नाम क्या दिया जाता है बेटा? डीब्रोइज वेवलेंथ आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैटर वेव। मैटर वेव्स। सब लोग बोलो यार, खाली शिखा पढ़ने आएंगे। तो देखो 1924 यानी आज से लगभग 100 साल पहले फ्रेंच साइंटिस्ट थे डी ब्रोए, इन्होंने क्या बोला कि पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल बिहेव्स लाइक वेव अंडर वेव। सम सुटेबल कंडीशंस। तो मूविंग पार्टिकल है, वो क्या करेगा, डिस्प्लेज सम वेव लाइक प्रॉपर्टीज, वेव लाइक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा, कब, कभी कुछ कुछ सुटेबल कंडीशन के अंदर। तो मूविंग पार्टिकल कैन ऑल्सो एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज विच आर वेव लाइक इन नेचर, जो वेव जैसी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। अब जो एसोसिएटेड वेव्स होंगी है ना, द वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, उन्हीं को क्या बोला, मैटर वेव्स या फिर डीब्रोइज वेव्स। डीब्रोगलीज वेव या फिर मैटर वेव बोल दिया गया किसको, जो पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव्स होंगी। तो इन्होंने क्या बोला कि मूविंग पार्टिकल, तो क्या हर मूविंग पार्टिकल वेव लाइक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा? क्या उनसे हर मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड कोई वेव्स होंगी? नो सर। क्यों नहीं होंगी? कौन से पार्टिकल से नहीं होंगी? देखो ये फोन है, क्या इससे एसोसिएटेड वेव्स होंगी? ये मूविंग पार्टिकल है, मैटर है ये। यस सर। क्या इसको मूव करूंगा तो क्या इससे एसोसिएटेड डी ब्रोइज वेवलेंथ तो होनी चाहिए, वेव्स होनी चाहिए? नो सर। जो इन्होंने बोला उसके अकॉर्डिंग तो होनी चाहिए ना, मूविंग पार्टिकल डिस्प्लेज वेव लाइक नेचर, यस सर। होनी चाहिए ना। तो देखो अभी बताएंगे आपको, हर एक पार्टिकल, हर एक मूविंग मैटर की वजह से कुछ वेव्स एग्जिबिट होंगी है ना, उन वेव्स को बोलेंगे डी ब्रोइज वेव। बट उनका इफेक्ट क्यों नहीं दिखता हमें, वो बात करेंगे लास्ट में, इसको एक बार बताने का। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं मुद्दे की बात जो आप सबको पता होगा कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स इज नोन एज डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। इसके फॉर्मूला है तीन, एक दो और तीन, तीनों को लिख लो एक बार। पहला फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, एच बाय पी। तो एच बाय एम भी लिख लो या एच बाय पी लिख लो, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। फिर हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू एम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू एम। तो उसमें फिर पी को लिख लेंगे तो अंडर रूट एच अपॉन अंडर रूट टू एम इंटू के, एच अपॉन अंडर रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, दूसरा फॉर्मूला ये। और तीसरा लेमडा इज इक्वल टू एच बाई टू एम इंटू क्यू वी। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस v के अक्रॉस एक्सेलरेट किया जाए तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगी जब वो एक्सेलरेट हो रहा होगा या मूव कर रहा होगा, तो वो क्या है, एच अपॉन अंडर रूट टू एम बाय क्यू वी। तीनों फॉर्मूला लिख लो फिर थम्स अप दो जो जो लिख ले रहे हैं। ठीक है, लिखो तीनों फॉर्मूलाज। अब देखो जो मैंने अभी सीखा आपसे क्वेश्चन पूछा था उसको देखते हैं बेटा।
यहाँ पे दो चीजें हैं, राइट साइड में हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन कर रखे हैं और लेफ्ट साइड में एक बेस बॉल के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है और बेस बॉल कंसिडरेबल साइज की है, जैसे फोन मान लिया, ऐसे बेस बॉल मान लो। तो मास ऑफ बेस बॉल इज 138 ग्राम्स, स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, और स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल ये स्पीड होगी, ठीक है। अब देखो लैम्डा कैलकुलेट करना है, एच बाई पी होता है, तो एच बाई एम वी फॉर्मूला लगाया मैंने, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो वेवलेंथ कितनी आई बेटा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन किया तो कितना आया, 2.42 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। अब मुझे बताओ कि बेस बॉल की बॉल है, फॉर एग्जांपल इसका डायमीटर मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो बेस बॉल की बॉल इलेक्ट्रॉन से बड़ी है कि छोटी है साइज में, बड़ी है। कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है यस सर। कंपैरेटिवली। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का साइज क्या होगा, एंगस्ट्रॉम लेवल पे होगा ना, एंगस्ट्रॉम का भी एटम होता है, उससे भी कम होगा, 10 टू द पावर माइनस 10 से भी कम होगा, ठीक है। यस सर। अब देखो, और इस बॉल का साइज है 5 सेंटीमीटर। अब मुझे वेवलेंथ, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ बताओ, बॉल की वेवलेंथ कम है कि इलेक्ट्रॉन की कम है, सर इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट था, ये फोन था, इसको बेस बॉल बॉल ही मान लो, ये मूव कर रहा है। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ कब आएंगी, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा। मूव कर रहा है। मान लो ये मूव कर रहा है, और मूव करते करते मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में हिल भी रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है वेव लाइक नेचर, तो क्या आपको ऑब्जर्व होंगी 5 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 मीटर का वेरिएशन ऑब्जर्व होगा। यस सर। 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और ये 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 मीटर मूव करे, क्या ऑब्जर्व होगा। अच्छा ये बताओ, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 वैल्यू 5 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में छोटी वैल्यू की बड़ी वैल्यू है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 मीटर कितना छोटी वैल्यू है। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक एटम है, उसका साइज 10 टू पावर माइनस 10 मीटर के आसपास होता है, तो क्या ये एटम से भी छोटा है साइज वैल्यू। नो सर। अरे छोटी है बेटा, माइनस में तो और छोटी होगी ना, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, तो एटम यस से सर। भी, एटम से भी 10 टू पावर 24 टाइम्स कम, यानी कि ना के बराबर। तो ये ऑब्जेक्ट अगर ना के बराबर मूव कर रहा है अपने साइज के कंपैरिजन में, क्या ऑब्जर्व होगा, नहीं होगा। नो सर। क्या ये इफेक्ट कर पाएगी वेवलेंथ, नहीं कर पाएगी। तो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ एसोसिएटेड तो थी, पर इनका कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन के साइज के कंपैरेटिवली ये देखो 10 टू पावर 9 आया इसका आंसर, और ऑब्जेक्ट का, इलेक्ट्रॉन का साइज मान लो एटम का ही साइज के बराबर मान लिया एंगस्ट्रॉम, तो उसके साइज से 10 टाइम्स वेरिएशन है इसका ऐसे। तो क्या आपको इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इसका इफेक्ट नजर आएगा, यस सर। आएगा। तो छोटे पार्टिकल के लिए फास्ट मूविंग स्मॉल पार्टिकल्स एग्जिबिट मोर इफेक्ट ड्यू टू डी ब्रोगलीज इफेक्ट, है ना। डी ब्रोगलीज जो वेवलेंथ है, जो इसका वेव नेचर ज्यादा एग्जिबिट होगा, लार्जर पार्टिकल्स पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, अदरवाइज इफेक्ट तो पड़ेगा। अब देखो एक बहुत बार फॉर्मूला पूछा जाता है विद दी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव, अगर देखा जाए तो नीट में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है कि यार डी ब्रोगली वेवलेंथ वी कैन राइट एच अपॉन 2 m इंटू क्यू वी। यहाँ पे मास हमें पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, तो इसको हम इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एच को हमने लिख लिया 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया 9.1 10 टू पावर माइनस 34, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिख दिया और वी को एज इट इज छोड़ दिया। तो इसको सॉल्व करने पर हमें ना ये वैल्यू मिलती है कि डी ब्रोगलीज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मूविंग इलेक्ट्रॉन across a potential difference V is equal to 12.27 under root V into 10 to power minus 10 meters या फिर एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। 12.27
बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे वी क्या है, पोटेंशियल थ्रू विच दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड या दिस इलेक्ट्रॉन इज मूव। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बार बार आपको यूज आएगा, इसलिए इसको लिख लो। कहाँ से आया, एच अपॉन अंडर टू एम क्यू बी से। तो बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली। अब एग्जाम में करोगे इनको सब्सटीट्यूट तो बहुत टाइम लग जाएगा कैंसिल आउट करने में, सोल्व करने में। तो हम सीधा याद कर लेंगे 12.27 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम्स। तो इस वैल्यू का आप इस फॉर्मूला को भी लिखो। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ आएगा, अभी टेंशन मतलब फॉर्मूला लिख लो खाली। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी। द de Broglie's wavelength of electron is this. The potential difference is, पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है कि v की वैल्यू क्या आएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू, बोलो सब लोग, 12.27 बाय अपॉन में रूट वी रूट वी। एंगस्ट्रॉम। साथ में एंगस्ट्रॉम याद रखना है। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10 to the power -10। -10 मीटर्स। ठीक है, तो अब देखो लैम्डा कितना दिया बेटा, 1.227 इंटू 10 to the power -2। नैनोमीटर कितना होता है, 10 to the power -9 इज इक्वल 9। टू 12.27 डिवाइडेड बाई रूट वी इंटू 10 to the power -10। दोनों साइड मीटर हो गया। अब इजीली सॉल्व कर लो इसको। तो क्या आएगा हमारा, 10 to the power सर माइनस, तो ये आ ऑप्शन गया बी आ रहा है। 12.27 इज इक्वल टू 12.27। एक सेकेंड, रुको कुछ गड़बड़ किया मैंने। ये 10 to the power -11 था, 1.227 इंटू 10 to the power -11 डिवाइडेड बाय उधर से 10 to the power -10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी। अब ये आपका 10 to the power -11 है और डिवाइड 10 नीचे है, तो 10 to the power -1 बच जाएगा, यानी कि 0.1227 इज इक्वल टू 12.27 बाई रूट वी। तो यहाँ से रूट वी की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, अंडर रूट वी इज इक्वल टू 10 to the power 2 है ना। रूट वी क्या आएगा, यस सर। 12.27 डिवाइडेड बाई 0। और वी क्या आएगा, वी इज इक्वल टू 10 to the power 2 का स्क्वायर, तो 10 to the power 4 वोल्ट्स। तो क्या आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी। 10 to the power 4 वोल्ट्स। ठीक है, आपने ये गड़बड़ कर दिया, सिखा स्क्वायर नहीं किया शायद, यस सर। है ना। तो ये किसके लिए किया, देखो इलेक्ट्रॉन पता था, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट्स। तो हमें फॉर्मूला डायरेक्टली पता था तो हमने कर लिया। अगर फॉर्मूला नहीं पता होता तो क्या करते, फिर एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू क्यू वी, फिर सारी की सारी वैल्यूज रखते, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, फिर भी यही आता। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक बात क्या है कि एंगस्ट्रोम का मतलब पता होना चाहिए, और ये याद होना चाहिए कि 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी एंगस्ट्रोम में आंसर देता है ना। नहीं पता होगा तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा फिर। तो ये याद होना चाहिए कि एंगस्ट्रोम में आंसर आएगा। चलिए अब ये हमारा हो गया। इसके बाद देखते हैं कि मैटर वेव्स की कुछ प्रॉपर्टी है। मैटर वेव्स आर रिलेटेड टू मूविंग पार्टिकल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल। चार्ज से इंडिपेंडेंट है बट मूविंग पार्टिकल पे डिपेंड करती है। ठीक है, मोमेंटम पे, उसके मास पे और उस पे वेलोसिटी पे। फेज वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव कैन बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमने कर लिया। और ये जो थी, द वेव एंड द पार्टिकल नेचर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये एक दूसरे से एक्सक्लूसिव होंगे, इंटरडिपेंडेंट नहीं होंगे। और फिर
मैटर वेव रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन अ स्पेस। एक स्पेस में पार्टिकल की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है। इसी से क्या आता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वही था ना कि मान लो एक बॉल है बहुत बड़े साइज की, ये इससे एसोसिएटेड वेव है वो इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन है छोटा सा, उससे एसोसिएटेड वेव है वो उसके कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो अगर मैं बोलूं कि एक इस बॉक्स के अंदर इस बॉल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ज्यादा होगी, क्योंकि ये बॉल थोड़ा थोड़ा ऑसिलेट कर रही है अपनी जगह पे। और अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये बॉक्स से बाहर भी जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बात करता है। वहां पे क्या बोलेगा कि यू कैन नॉट पिन पॉइंट द वेलोसिटी या फिर पोजीशन, या तो पोजीशन बता दोगे तो वेलोसिटी नहीं बता पाओगे, वेलोसिटी बता दोगे तो पोजीशन नहीं बता पाओगे एक्यूरेटली, ठीक है। तो ये वहां से इसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा। अब क्या करते हैं, ये नोट्स आपको मैं शेयर कर दूंगा, पुराना रिवीजन उससे कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं डी ब्रोइज वेवलेंथ, और ये देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है हमारे लिए। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अगर डी ब्रोइज वेवलेंथ के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, 60 to 70% चांसेस है कि आप इससे आने वाले सवाल को पेपर में कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन आए, मतलब 60 to 70% चांसेस होते हैं कि डी ब्रोगलीज का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा बनता है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। तो उसमें जितने प्लॉट हैं, जितनी इक्वेशन है, वर्क फंक्शन क्या है, ये सब अगर ये दोनों कर लिए, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो 80-90% चांसेस है कि आप सिर्फ इन दो टॉपिक से पूरे चैप्टर को अटेम्प्ट कर पाओगे, और इसके अलावा ज्यादा कुछ है भी नहीं चैप्टर, है ना। तो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ के लिमिटेड से 3 फॉर्मूलाएं आपको लिखवाए हैं, ये क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करो। द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और आपको उससे एसोसिएटेड डी ब्रोगलीज वेवलेंथ निकालना है। जैसे आंसर आएगा हैंड रेज करेंगे बेटा। एक इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, उसकी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा एसोसिएटेड विद दिस एनर्जी। बताओ। देखो, चार्ज क्यू एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल वी, ये क्या होता है, एनर्जी होती है ना, क्यू इंटू वी, पोटेंशियल Yes, एनर्जी, sir. ठीक है। तो 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज को 144 वोल्ट के थ्रू मूव किया गया, तो पोटेंशियल कितना आ गया 144 वोल्ट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर आपको वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो तो चार्ज से डिवाइड कर दो। चार्ज क्या था, सिंगल इलेक्ट्रॉन ही था, तो 144 वोल्ट्स ही आएगा। तो फिर आप डी ब्रोगलीज वेवलेंथ निकालोगे तो क्या आएगा, 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी। अंडर रूट वी की जगह क्या लिख दोगे, 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी, यानी 144, और आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में, Angstrom. ठीक है। तो ये क्या आएगा, वन 1.02, नीचे 12 आ जाएगा ना, 12.27 डिवाइडेड बाय 12, तो 1.02 एंगस्ट्रॉम है ना, 10⁻⁻10 मीटर। तो इसी को लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं बेटा, नैनोमीटर में Sir, कन्वर्ट करना है ना। तो करते हैं, क्या आएगा आंसर हमारा, 12.27 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, बताओ, 10 से डिवाइड,
Yes, sir. 102 करना है पहले, तो 102 किया तो क्या करना पड़ेगा, 10 to the power -2 और इंटू 10 to the power -10 था मीटर। अब ये क्या आएगा, 102 इंटू 10 to the power -3 इंटू 10 to the power -9 मीटर। 10 to the power -9 मीटर को नैनोमीटर लिख सकते हैं, तो 102 इंटू 10 to the power -3 नैनोमीटर्स। तो क्या आंसर आ गया फिर हमारा, लेमडा एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑप्शन ए, 102 इंटू 10 to the power -3 नैनोमीटर्स। हाँ जी, ठीक है अगला करो। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय, किन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट? Davidson and Germer. इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है? Yes, sir. तो पार्टिकल एग्जिबिट, मूविंग पार्टिकल एग्जिबिट वेव लाइक नेचर, किसने बोला ये, किसने बोला? De Broglie. डी ब्रोगली ने। अभी बोला ना, देखो थोड़ी देर पहले ही तो बोला। इन्होंने क्या क्लेम किया, मूविंग पार्टिकल्स डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज। तो तो डी ब्रोगलीज ने ऐसे ही बोल दिया उठ के कि कुछ एक्सपेरिमेंट इन्होंने भी तो किए ही होंगे ना। तो Yes, sir. वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय डी ब्रोगली। क्यों? क्योंकि देखो, याद रखने का तरीका है कि पार्टिकल था, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, और पार्टिकल वेव नेचर एग्जिबिट कर रहा है, तो ये सबसे पहले किसने बोला, 1924 में डी ब्रोगली ने बोला। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57। An electron is accelerated from rest through a potential difference of v volts. The de Broglie wavelength associated is 1 point this, the potential differences. ये क्वेश्चन अभी किया था, शिखा आपने गलत किया था फिर सही किया बाद में, सेम क्वेश्चन है। Yes, sir. अब तो बताओ आंसर क्या है इसका। 10 raised to power 4. ऑप्शन सी, ठीक है अभी वही तो क्वेश्चन था, तो इसको कर चुके। क्वेश्चन नंबर 58, ये करो। अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, कितने गुना होता है प्रोटॉन के, पहले तो ये बताओ, व्हाट इज द मास ऑफ 4 अल्फा। times. 4 टाइम्स है ना, तो अल्फा पार्टिकल का मास इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। अब करो इस क्वेश्चन को और आंसर बताओ।
बताओ, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ के तीन फॉर्मूला लिखवाया आपके, क्या था बेटा फॉर्मूला? सेम एनर्जी, दे आर हैविंग सेम एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी के फॉर्म में क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों की एनर्जी सेम है, तो क्या बोल सकते हैं, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m फॉर द पार्टिकल्स हैविंग सेम एनर्जी। तो क्या बोलेंगे बेटा, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अब कर दो प्रोटॉन। सोल्व इसको। ए ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 2:1। तो ऑप्शन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल √4 टाइम्स आ जाएगा, ये √1, तो क्या आएगा 2/1। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इज। इजी है तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा। अगर वोल्टेज 10⁴ है तो √V क्या आ जाएगा, 100। यस तो सर। लैम्डा क्या आएगा, 12.27 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एंगस्ट्रॉम क्या, 10⁻⁻10 मीटर्स। तो अब देख लो इसको करके क्या आएगा हमारा, 12.27 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स, यही आना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा आ गया फिर, ठीक आपने क्या ऑप्शन ए। किया था अभी, ऑप्शन यही बताया ना। नो सर, बी करा बी था बता मैंने। दिया ना, गलत हो गया आपका, क्योंकि √V करना है बेटा, थोड़ा यस ध्यान सर, से वो कर। यूनिट कन्वर्जन में गलत हो गया। तो 12 - 12 मीटर, आसान था ये क्वेश्चन। अब देखो ये सभी के सभी नीट में आए हुए क्वेश्चन है, तो इतना भर भर के पूछा जा रहा है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट है। यस सर। अगला देखो, ये करो, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर एट टेम्परेचर T एंड मास m इज। न्यूट्रॉन का मास m है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है हैवी वाटर के साथ, और हैवी वाटर का टेम्परेचर T है। तो उससे एसोसिएटेड डी ब्रोगलीज वेवलेंथ बताओ, किससे एसोसिएटेड, मूविंग न्यूट्रॉन के। अजीब सा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, पहले थोड़ा ही बता देता हूँ। न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम, न्यूक्लियर एनर्जी का नाम सुना है। यस सर। अरे एनर्जी बनती है ना, आपके घर पे लाइट आती है, कैसे कैसे बनेगी, कोयला जला के बनेगी, या फिर पानी से बनेगी, या हवा से बनेगी, या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन से बनेगी। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है रिएक्टर में होगा, वहां पर हैवी वाटर यूज होता है, और न्यूट्रॉन्स आर एमिटेड एज अ रिएक्शन प्रोडक्ट। जब रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है तो न्यूट्रॉन्स वहां से एमिट होंगे, वो हैवी वाटर पे जाके कोलाइड करेंगे। तो ये बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ हैवी वाटर और टेम्परेचर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है। तो अब आपको डी ब्रोगली एसोसिएटेड विद दिस एमिटेड न्यूट्रॉन्स आपको बताना है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा,
what is the kinetic energy of the neutrons? What is the kinetic energy of the emitted neutrons? पहले वो निकालो, फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दो डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूला में, अंडर रूट एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू के, फिर नहीं पता चलेगा आपको। तो एमिटेड न्यूट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले निकालो। चलो आपको एक हिंट दे देता हूं मैं, मैंने पिछले बैच में भी दिया था। नहीं आ रहा ना अभी आपका शिखा? नो सर। नहीं आ रहा, ठीक है। तो बेटा देखो, जब न्यूट्रॉन्स मूव करते हैं ना, तो न्यूट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, या फिर सिंपली एनर्जी लिख लेते हैं, तो एनर्जी क्या होगी? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम्स टी। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल होगी। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। तो ये थर्मल न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये आपको पता होना चाहिए, या नहीं भी पता होगा तो इस क्वेश्चन को छोड़ के भी आ सकते हो, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी। अब न्यूट्रॉन्स है ना, एक चीज और भी पता होनी चाहिए कि न्यूट्रॉन बिहेव्स लाइक मोनोएटोमिक मोनोएटोमिक आइडियल मोनोएटोमिक गैसेस। ठीक है, तो मोनोएटोमिक गैसेस के जैसे बिहेव करेंगे, तो फिर ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा आपका? एनर्जी ई इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटोमिक गैस इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर टी। ठीक है, ये आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आपका ही कंसेप्ट आया। तो 3/2 इंटू के टी। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर ऑफ द न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स का टेम्परेचर कैसे पता चलेगा? दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द वाटर एट टेम्परेचर टी। तो क्या होगा? कैपिटल टी ही टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो अब एनर्जी की जगह आप 3/2 के टी लिखो, 3/2 के टी, फिर आपका आंसर आ जाएगा। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ई की जगह आप 3/2 के टी रख देंगे, तो एच बाय अंडर रूट 2m इंटू 3/2 के टी। तो ये आपका सोल्व हो गया, आ जाएगा एच बाय अंडर रूट 3m के टी। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आपका सही। ठीक है, बस देख लो, जो चीजें याद रखनी है वो आप याद रख लो। कि पहली बात की जो न्यूट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी के टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और न्यूट्रॉन्स बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, तो 3/2 के टी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 62। An electron of mass m and a photon having same energy E, the ratio of de Broglie's wavelength associated with them is। ठीक है, तो फोटोन से एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी, और इलेक्ट्रॉन मूविंग मास है उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी। उन दोनों का रेशियो आपको बताना है बेटा। तो रेशियो ऑफ डी ब्रोगलीज वेवलेंथ आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा,
क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m इंटू के सेम एनर्जी ई दे दिया ना, तो एनर्जी ई लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी के, अंडर रूट 2m इंटू ई, तो दोनों की एनर्जी सेम है। और दूसरा दूसरा आपको फोटोन से रिलेटेड एसोसिएटेड वेवलेंथ निकालना है, वो कैसे निकालोगे? E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या बताया था, एच सी बाई लैम्डा। लैम्डा ऑफ फोटोन, तो यहाँ से लैम्डा ऑफ फोटोन निकाल सकते हो, एच सी बाई यस सर। एनर्जी ई। अब करो, रेशियो बताना है इनका, करो। फिर से करो, शगुन का आंसर ठीक आया है, शाबाश। शिखा आप थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हो बेटा हर क्वेश्चन में, तो इसका आंसर डी सही है, ऑप्शन डी। अभी सॉल्व करो दोबारा से। आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, ऊपर किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का, नीचे फोटोन का, ठीक है। फोटोन। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कितना है, ऊपर था ना, एच बाय अंडर रूट 2m इंटू ई, और इंटू इसका इनवर्स ई बाय एच सी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1/c, और ऊपर अंडर रूट ई आ जाएगा, और नीचे एच से एच कट जाएगा, तो ये अंडर रूट ई आएगा नीचे वाला ई से, और अंडर रूट 2m, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, ये ऑप्शन डी से मैच कर रहा है ना, 1/c ई बाई 2m की पावर 1/2, तो ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, सिंपली सॉल्व करना था, ठीक है ना। हाँ, शिखा का भी हो गया सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, ट्राई करो इसको एक बार। Electrons of mass m with de Broglie wavelength lambda fall on the target in an X-ray tube. The cutoff wavelength of the emitted X-ray is, ठीक है। तो अभी यहाँ उल्टा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, टारगेट पे हिट कर रहे हैं, और उसकी वजह से कुछ फोटोन्स एमिट हो रहे हैं, फोटोन्स ऑफ एक्सरेज, ठीक है। तो एक्सरेज एमिट हो रही हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके आए थे वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई, टू एमिट द एक्सरेज, ठीक है। तो अब लिमिटिंग कंडीशन है, दोनों की एनर्जी बराबर रहेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो p² बाई 2m से निकल जाएगी,
और फोटोन की एनर्जी है वो hc/λ0। लैम्डा नोट क्यों? बिकॉज इट इज द केस ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो लैम्डा की जगह हमने लैम्डा नोट रख दिया। अब p²/2m था आपका एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिकल्स जो आ रहे थे, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी लेके आएंगे ना, मास मास अगर कोई मास है दैट इज एक्सीडेंट, तो क्या होता है मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो p²/2m रखा। अब p आपको पता है h/λ होता है फॉर एनी मूविंग पार्टिकल, तो h/λ, तो h/λ आपने वहां रख दिया p की जगह, तो लैम्डा h/λ²/2m ये किसके बराबर है? hc/λ0 के बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी लेके आए थे वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई किस में? टू एमिट दीज एक्सरे फोटोन्स। तो दोनों को बराबर कर दो, तो hc/λ0 शुड बी इक्वेटेड टू h/λ²/2m। तो वहां से आपको निकालना है रिलेशन। करो। यहाँ से लैम्डा जो आएगा वो आ जाएगा, यानी कि लैम्डा नोट क्या आ जाएगा, एच से एच कट जाएगा, तो 2m सी लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। ऑप्शन ए आ रहा है बेटा, यस सीधा ए सर आ ए गया। आ रहा है, ए आ रहा है। शगुन आप भी करो, बाकी सब बच्चे भी करो भाई। चलो आसान सवाल, क्वेश्चन नंबर 64। Which of the following figure represent the variation of particle momentum and the associated de Broglie wavelength? Lambda is equal to h by, क्या होता है lambda is equal to h by, h/mv। lambda is equal to h by p, या फिर इसी को बोलते हैं h by mv। mv क्या होता है? मोमेंटम, तो h by p। अब p के टर्म्स में आपको पूछा है p और lambda का रिलेशन, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि पार्टिकल मोमेंटम p इज इक्वल टू h by lambda, यानी कि p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू lambda। यस सर। तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का प्लॉट कौन सा है एबीसीडी में से? ए वाला कौन सा है? ए क्या है? पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता तो ए होता। यस गलत। सर। ये क्या है? पी इज इक्वल टू, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस सर लैम्डा, ऑप्शन बी होगा। ये भी गलत। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी ही सही है यहाँ पे। पी बी क्या है? पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी। शगुन समझ आया बेटा? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराऊं? यस पीछे सर। क्वेश्चन मिटा दिए थे यस मैंने, सर। वापिस क्यों आ जाते हैं? ज़ॉम्बी हो गए हैं, सॉल्यूशन मिट गए थे फिर से ज़ॉम्बी के जैसे वापिस आ रहे हैं। आज तुम्हें एक फनी चीज बताऊं, जो मेरी पिछली क्लास स्टार्ट हो रही थी ना, तो उसमें एक बच्चा है मेरे पास रहता है इधर ही ना, पड़ोस में रहता है। तो वो आके कह रहा, टीचर हो आप? मैंने कहा हाँ। तो बोलता है कि अच्छा, फिर कुछ कुछ बोलने लगा। मैंने कहा बेटा पढ़ा लेने दे मुझे। तो बोला ठीक है, चला गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर से आता है वापस रूम में,
कहता है कि मैं भी ले आऊँ अपनी नोटबुक। तो मैंने उसको कहा कि बेटा तू कौन सी क्लास में है? तो वो है सेकंड क्लास में। वो बच्चा कौन सी में है? सेकंड में। मैंने कहा बेटा तू है ना खून की उल्टियां कर देगा, जो अभी बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है 12th में, तेरे होश उड़ जाएंगे। तो बोलता अच्छा, फिर मैंने भगा दिया उसको। तो मुझे उसकी एक बात याद आई जो आपको बताना चाहता हूँ। उसको मैं 3-4 दिन पहले ना, जो दीदी है ना उसकी मम्मी, वो बोल रही थी कि इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। तो मैं मल्टीप्लिकेशन जो है चेक कर रहा था कि भाई इसको मल्टीप्लिकेशन सिखा देता हूँ, सेकंड क्लास का बच्चा है। तो उसने मुझे बताया पहले तरीका। बोले कि आप छोड़ो मैं सिखाता हूँ आपको। मैंने कहा ठीक है भाई सिखा मल्टीप्लिकेशन। तो उसका मल्टीप्लिकेशन ना बहुत आसान था। जैसे मान लो 51 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो उसने क्या सिखाया मुझे, कह रहा है कि देखो भाई आप ऐसा करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5। हो गया मल्टीप्लिकेशन। मैंने कहा भाई तेरा तरीका तो आसान है पर तेरा आंसर गलत है। ऐसे तो फिर कुछ भी करते रहोगे। 5271 किया, उसको मल्टीप्लाई कर लो 1022 से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 14 का 4 एक कैरी आया, और ये 2 0 0 ये 1 आ गया। 5 1 जा 5 हो गया सॉल्व। तो फिर मैंने कैलकुलेटर से उसको चेक करके दिखाया कि बेटा तेरे आंसर गलत आ रहे हैं। फिर उसको सही तरीका सिखाया, तब जाके उसको अच्छा ओहो गलत हो गया। नहीं तो पहले को है यार। मैं कहा, क्यों है? कह रहा मेरी मैम ने ऐसा बताया, अब क्या बोले उसको फिर। तो आजकल के बच्चे ना बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं। तुम लोग तो शरीफ हो अभी, है ना? तुम लोग तो मान लेते हो, मैं अगर बोल दूं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं तो ऐसे, तो तुम लोग मासूम बच्चे हो, मान लेते हो हाँ सर ने बोला ठीक ही है। चलो अब ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। शिखा भी बोल रही है, शिखा का भाई भी ऐसे ही करता है। अरे आजकल तो ऐसे भी तुम लोग तो तुम ऐसे जिसको ये लग रहा हो ना कि मैं वीक हूँ, वीक नहीं हूँ। तुम लोग वीक बच्चे कैसे होते हैं? 11th 12th के बच्चे ही ऐसे भी आते हैं कुछ डाउट पूछने। एक दिन मैंने कुछ लिखा, मैंने लिखा कि बेटा ऐसे है देखो, √2 टाइम्स ऑफ t = 1। अगला स्टेप मैंने लिख दिया t = 1/√2। तो बच्चा मेरे पास ये पूछने आ गया कि सर ये ऐसे कैसे हो गया। अब उसको क्या बताऊं मैं? 12th का बच्चा ये पूछने आ रहा है कि √2 टाइम्स ऑफ t = 1 है, तो t = 1/√2 कैसे आ गया? अब उसको मैं क्या बताऊं? मैं उसको एक स्टेप और करा सकता हूँ कि बेटा ये ऐसे आ गया देखो, दोनों साइड √2, ये √2t था, ये =1 था, दोनों साइड √2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो √2 × √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये आपका √2 आ गया। तो यही बोल सकता हूँ ना। फिर इसको ले जाके बीच में √2/2 करूंगा, कैंसिल करूंगा वो सब। तो उसमें भी समझ ही नहीं आएगा उसको। तो जो जब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते मैथ्स की, जैसे अभी ये बच्चा गलत कर रहा था, तो फिर सब गुड गोबर हो जाता है टाइम के साथ। तो इसलिए अच्छा होता है कैलकुलेटर छोड़ो, कैलकुलेटर का यूज मत करो, हाथ से कैलकुलेशन करो। ठीक है। 65 क्वेश्चन नंबर करो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू। द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बेटा? h/√2m काइनेटिक K. एनर्जी। ठीक है। Kinetic. तो अब एनर्जी कितनी हो गई? ई डैश बिकम्स न्यू एनर्जी 16 टाइम्स ऑफ ई। तो लेमडा डैश क्या हो जाएगा बेटा? h/√2m × 16 टाइम्स ऑफ ई। ठीक है। तो ये क्या हो गया? h/16 टाइम्स ऑफ ई क्या आ जाएगा? 4 बार आ जाएगा √2m, है ना? 16 अंडर से बाहर लेके 4 आ गया। तो दिस मीन्स दिस इज λ/4। तो न्यू वेवलेंथ इज 1/4 ऑफ द इनिशियल वेवलेंथ। तो व्हाट इज द चेंज इन दिस वेवलेंथ? चेंज कितना आएगा? व्हाट इज द चेंज इन द वेवलेंथ? कोई वैल्यू थी, 100 थी, 1/4 हो गई, कितनी हो गई? 1/4। कितनी बच जाएगी? 25। चेंज कितना आएगा? 100 माइनस 75. 25, तो 75% चेंज हो गई। डायरेक्टली चेक करने का यही तरीका है कि कोई वैल्यू 100 थी, मान लो लैम्डा इनिशियली 100 थी, जब उसकी एनर्जी बड़ी पार्टिकल की तो क्या होगा? लैम्डा डैश हो गई λ/4, तो 100/4 25। चेंज कितना आया? 100 माइनस 25, 75%। ठीक है। अदरवाइज इसको सॉल्व करना है तो ऐसे कर लो, ट्रू वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू
डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो ऐसे करोगे तो लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 4 कितना आएगा, 3/4 ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू 100, दैट इज इक्वल टू 3/4 इंटू 100। 3/4 इंटू 100 कितना होता है, 75% चेंज। तो द वैल्यू ऑफ डी ब्रोगलीज वेवलेंथ चेंजेस बाय 75% when the kinetic energy of the particle is increased 216 times, यानी 2 बाय नहीं 2 बाय होता तो कितना होता बच्चे, इफ द यहाँ पे बाय लिखा होता 2 की जगह, द वैल्यू चेंजेस बाय 16 टाइम्स, तो कितनी हो जाती ई की वैल्यू, ई डैश की वैल्यू बताओ। 1/16। नहीं देखो 2 लिखा है तो क्या होगा, न्यू वैल्यू इज 16 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, ई डैश इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, 2 हो गया ना, 2 16 टाइम्स, और बाय 16 टाइम्स होता तो क्या होता, ई डैश इज चेंजेस बाय 16 टाइम्स ऑफ ई, तो ई प्लस 16 टाइम्स ऑफ ई बाय, यानी डिफरेंस इज 16, तो कितना हो जाता 60 17 टाइम्स ऑफ ई। ठीक है, अगर बाय लिखा होगा तो 17 टाइम्स ऑफ ई। जैसे मान लो अगर अब मैं बोलूं आपकी सैलरी, सैलरी के बारे में बात करें, जैसे मान लो, या स्कूल की फीस के बारे में बात करें, सैलरी के बारे में कर लेते हैं। मान लो आपकी सैलरी थी 100 रुपीज, ठीक है बेटा, तो 100 रुपीज आपकी सैलरी थी, मैं कह रहा हूँ यूर सैलरी इंक्रीज बाय 20 रुपीज, तो कितनी हो जाएगी नई सैलरी, 120। ठीक है, और योर सैलरी इंक्रीज टू 16 टाइम्स, न्यू सैलरी क्या हो जाएगी, योर सैलरी, 1600। हाँ योर न्यू सैलरी इज 6 increased to 16 times, 16 times of what, 16 times of initial value, तो चेंजेस टू 16 टाइम्स का मतलब इनिशियल वैल्यू 100 थी, नई वैल्यू क्या होगी 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो 1600 होगी, ठीक है, और चेंज इंक्रीज बाय 200 या बाय 100 या बाय 20, तो उसको ऐड करना है सिंपली। तो अब बोलूं कि योर न्यू, पहले सैलरी थी 100 रुपीज, न्यू सैलरी इंक्रीज्ड बाय 16 टाइम्स, तो बाय 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू प्लस बाय 16 टाइम्स, मतलब प्लस 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, तो 100 प्लस 1600 1700 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपका इंग्लिश के साथ खेल सकता है, यहाँ नहीं खेल रहा बट कभी कभी एग्जामिनर ये खेल भी करता है। चलिए अब ये क्वेश्चन करो, वेवलेंथ लैम्डा ई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा पी ऑफ प्रोटॉन और फोटोन ऑफ सेम एनर्जी ई आर रिलेटेड बाय, सेम एनर्जी क्या है, फोटोन है और सेम एनर्जी का एक पार्टिकल है, दोनों की एनर्जी सेम है, तो उनकी वेवलेंथ कैसे रिलेट करेंगे आपस में, फाइंड आउट करो। पार्टिकल के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाओ, फोटोन के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाओ, फिर एनर्जी को इक्वेट करो, तो आपका रिलेशन मिलेगा आपको एनर्जी के टर्म्स में। करें बेटा सब लोग। पार्टिकल के लिए डी ब्रोगलीज वेवलेंथ कैसे निकलता है, h/√2m, सिंपल है। यस सर। और प्रोटॉन एनर्जी ऑफ फोटोन कितना था, बोलो बोलो, एनर्जी ऑफ फोटोन hc/λ, hc/λ। अब ये फोटोन है तो पी कर दिया, लैम्डा पी कर दिया इसको, ताकि डिफरेंशिएट कर सके। तो यहाँ से अगर एनर्जी दोनों की क्या है, सेम एनर्जी है, तो इनकी वेवलेंथ क्या मैं रिलेट कर पाऊंगा बेटा, यस सर। देखो कैसे करेंगे, इस इधर वाले से ई का फॉर्मूला निकाल लो, ई कैसे निकलेगा, कर लो, ई कैसे निकलेगा, ये आ जाएगा, स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, तो लैम्डा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m ई, यहाँ से इंप्लाइज ई इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, एच स्क्वायर बाय 2m इंटू लैम्डा ई का स्क्वायर, ठीक है, इसको इक्वेट कर दो इससे, दोनों की एनर्जी सेम है, दिस शुड बी इक्वेटेड टू एच सी बाय लैम्डा पी। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट वैल्यूज क्या क्या है, क्या एच एक कांस्टेंट वैल्यू है, यस सर। क्या 2m भी कांस्टेंट है, मास है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट ही रहता है, यस सर। और यहाँ पे एच और सी ये भी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यस सर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू लैम्डा पी, यस सर। तो यहाँ से लैम्डा ई
का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पी। तो कौन सा ऑप्शन आ गया फिर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए डी ब्रोगलीज वेवलेंथ है और ये फोटोन की वेवलेंथ निकालनी है। दोनों की वेवलेंथ के बीच में फॉर्मूला निकालना था, निकल गया। एनर्जी सेम है। ठीक है, Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 67 करो। मास ऑफ द पार्टिकल इज गिवन। ठीक है, particle of mass mg 1 milligram has the same wavelength as an electron moving with the velocity of this, the velocity of the particle is। तो दोनों की वेवलेंथ बराबर है बेटा। तो वेवलेंथ बराबर है तो क्या बराबर है दोनों का? देखो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ को कैसे लिखते थे? h बाई p। यस सर। तो क्या लिख सकते हैं? h बाई एम वी। अब देखो लैम्डा दोनों का बराबर दे दिया है, सेम वेवलेंथ। तो लैम्डा ऑफ पार्टिकल दोनों का सेम है और h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो दोनों की वेवलेंथ सेम, तो क्या बोल सकते हैं? दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा। अरे वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम बराबर रहेगा ना। Yes, sir. कैसे यार? यहाँ से p इज इक्वल टू एच बाई लेमडा लिख लो। तो h तो कांस्टेंट है और लेमडा दोनों के लिए बराबर दे दिया। तो p ऑफ पार्टिकल 1 इज इक्वल टू p ऑफ पार्टिकल 2, यानी मास ऑफ पार्टिकल 1 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल 2 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। कर लो, अब क्या लिखा है? दे रखा है। पहला पार्टिकल क्या है? 1 मिलीग्राम का। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, मूविंग विद वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दे दिया, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताना है। तो कर लो, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। तो m1 मान लो पार्टिकल है मेरा जिसका मास 1 मिलीग्राम है। 1 × 10⁻⁻, 1 × 10⁻³ -3, -3 की -6, -6 किलोग्राम है ना। -6 किलोग्राम्स इंटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आपको निकालनी है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9.1 × 10⁻⁻31 इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है 3 × 10⁻6। यहाँ से v निकालना है, v इज अननोन। निकालो फटाफट आंसर बताओ। ऑप्शन ए आएगा। Yes, sir. A option है। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, ये ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए, फॉलोइंग पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम वेलोसिटी। ये होमवर्क है, इसको होमवर्क करना, क्योंकि यहाँ पे ना आपको रिवीजन हो जाएगा। जिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, बीटा का क्या होता है, प्रोटॉन का क्या है, न्यूट्रॉन का क्या, अच्छे से करना, सभी के लिए कैलकुलेट करना और डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, और फिर बताना कि कौन से की मिनिमम है कौन से की मैक्सिमम। ठीक है, इसको घर पे करना। क्वेश्चन नंबर 69, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट इज 3, देन द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन मस्ट बी। ये कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 69। फॉर्मूला बता देता हूँ करना। E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा फोटोन के लिए। ठीक है, हो जाएगा, इससे करना आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस इज दिस ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो ये भी कैसे निकलेगा? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू ईवी। ठीक है, हाँ जी, कर लोगे?
क्वेश्चन नंबर 70 71 ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी आप कर सकते हो। द डी ब्रोगली वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v हैव वेवलेंथ एसोसिएटेड विद। क्या वेलोसिटी क्या होती है वेवलेंथ? मास m एंड वेलोसिटी v। लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, यानी कि h बाय mv। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बच गए 70 69 और 68, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। बाकी सभी क्वेश्चन में किसी में डाउट है तो आप लोग पूछेंगे, और नहीं तो ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है।